राजस्थानी की मांग चल रही है 8वीं अनुसूची में शामिल करने की। इसके पीछे क्या कारण है? अभ्यारण्य क्या होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें शासक की क्या भूमिका हुआ करती थी? मैं गमीन सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। बिना अपना नाम बताए अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपने 10th और 12th है वो शेठ जवाहरमल शेट्टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाड़वास जिला चूरू से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन GHS गवर्नमेंट PG कॉलेज सुजानगढ़ चूरू से की है। उसके बाद में मैंने BEd की है SP मैसाइड TT कॉलेज देवानी सुजानगढ़ से। उसके बाद मैंने MA GHS गवर्नमेंट PG कॉलेज सुजानगढ़ से की है हिस्ट्री के अंदर। और मेरी जो हॉबी है वो वेब सीरीज़ देखना। जब आपने BEd किया है जी सर। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे करियर विकल्प हैं, तो प्रशासन में आने के पीछे क्या आकर्षण है आपका? सर ये सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आकर्षण है और मैंने काम भी किया है 4 से 6 महीने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर के रूप में। उसके बाद में सर मुझे पर्सनली ऐसी मेरी महत्वाकांक्षाएं थी कि मैं RS के लिए और आगे कुछ अचीव करूं, तो RS बनने के लिए मैंने इसके लिए आगे प्रयास किए। ठीक है। आपने अपनी हॉबी लिखी वेब सीरीज देखना। जी सर। किस तरह की वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं आप? सर थ्रिलर है, साइंस फिक्शन है, फैंटेसीज है और जो नए अभी इश्यूज़ है सोशल इश्यूज़ इनके ऊपर भी देखना। सोशल इश्यूज के ऊपर कोई 2 वेब सीरीज बतानी हो आपको तो? एक पंचायत वेब सीरीज जो हाल ही में इसका 3rd आया था वर्जन और आने वाला है नेक्स्ट में, और एक पाताल लोक वेब सीरीज मैंने हाल ही में देखी। अच्छा, वेब सीरीज और मूवी में क्या अंतर है? मूवीज सर टाइमली शॉर्ट होती है, लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच की होती है, जबकि वेब सीरीज़ के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं जो 40 से 45 मिनट तक की एवरेज से चलते हैं और 8 एपिसोड्स आजकल नॉर्मली वेब सीरीज़ के अंदर देखे जाते हैं। इसके अलावा कोई अंतर? इसके अलावा सर जो मूवीज़ होती है वो ब्रॉडकास्ट टीवी के ऊपर भी हो सकती है और केबल प्रसार को भी उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पर वेब सीरीज़ ज़्यादातर OTTs के द्वारा प्रसारित की जाती है। ठीक है। ये बताइए, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किन देशों की यात्रा की है? हाल ही में सर भारतीय प्रधानमंत्री ने सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। नहीं कर रहे। अच्छा, राजस्थानी की मांग चल रही है 8वीं अनुसूची में शामिल करने की। इसके पीछे क्या कारण है? सर एक तो राजस्थानी का जो बेस है, जैसे 2011 की जो सेंसस है उसके अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा लोग राजस्थानी बोलने वाले हैं, और इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी भाषा है वो काफ़ी वाइड एरिया में बोली जाती है और उसका लिटरेचर भी काफ़ी वाइड है। उसको देखते हुए इसको 8th शेड्यूल के अंदर शामिल करने की मांग की जा रही है, साथ में इसके कंजर्वेशन के लिए भी, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इसको बनाए रख सके इसके लिए। ठीक है। आपने BEd कर रखा है जी। तो राजस्थान सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में संचालित किन्हीं 4 योजनाओं के नाम बताइए। एक सर शिक्षा सेतु योजना चल रही है जो ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए चल रही है। इसके अलावा सर अभी हाल ही में मैं एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। और कोई योजना ऐसी? शिक्षा के क्षेत्र में सर मैं सोच सकता हूँ। हाँ जी। एक सर देवनारायण आवासीय योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना चल रही है। इसके अलावा सर एक गाड़िया लोहार जो है उनके लिए एक योजना चल रही है ताकि उनकी बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जा सके। अभी राजस्थान विधानसभा में गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक पारित किया गया है, उसके कुछ मुख्य प्रावधान बता सकते हैं आप? सॉरी सर ये मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगा इसे। अच्छा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के पीछे क्या कारण है? सर मणिपुर में काफ़ी टाइम से वायलेंस चल रहा है, 2022-23 के आसपास से, तो उसमें 2 जो कम्युनिटीज़ है मैती और कुकी उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, जिसको काफ़ी समय तक वो कंट्रोल में नहीं आया। उसके बाद में सर उसमें काफ़ी डैमेजेस हो गए, उसको देखते हुए सर वहाँ पर लगाया गया राष्ट्रपति शासन। ठीक है। चूरू में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण सर ताल छापर अभयारण्य है जो कृष्णमृग के लिए फेमस है। उसके बाद में सालासर बालाजी फेमस है जहाँ पर बाहर से भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, 2 ही चीज़ें फेमस है? उसके अलावा सर शेखावाटी के क्षेत्र में आता है चूरू, इसलिए वहाँ पर जो ओपन आर्ट गैलरी के रूप में जानी जाने वाली हमारी जो हवेली है वो काफ़ी फेमस है। प्रशासक के रूप में आपके पहले पद में आपने SDM की वरीयता दी है। जी सर। तो SDM के रूप में सबसे पहले आपकी क्या वरीयता रहेगी अपने क्षेत्र में? जी सर, जो क्षेत्र होगा तो वहाँ पे सबसे पहले चाहूँगा कि जो ऑफिस के अंदर काम पेंडिसीज बाकी है उनको पूरा किया जाए सबसे पहले। ठीक है सर। प्रकाश, चूरू से रहने वाले हैं आप? जी सर। मैं देख रहा हूँ आप 12th में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी थी जी। और फिर जब आपने ग्रेजुएशन किया तो उसमें ज्योग्राफी को हटा दिया। जी सर। इंग्लिश लिटरेचर फिर आपने ली है, ऐसा क्यों? सर जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था वहाँ पर पूल नहीं था सब्जेक्ट्स का। मैं चाहता ज्योग्राफी लेना चाहता था, पर जो पूल थे सब्जेक्ट्स के उसमें इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर में से एक लेने का ऑप्शन मेरे सामने रखा गया था,
इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर ली। ओके, अभी आपने बताया जो ताल छापर अभ्यारण्य, जी। तो अभ्यारण्य क्या होते हैं? हमारे सर जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है पर्यावरण के लिए, वो रिकमेंड करती है अभ्यारण्य को, ताकि हम जो वहाँ के वन्य जीव है उनको कंजर्व कर सके। इसके लिए तो कौन करता है इसको कंजर्वेशन के लिए प्रयास? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, राजस्थान के अंदर। सेंटर या स्टेट? इसको सर मान्यता स्टेट के इसके सेंटर के लेवल से मिलती है, पर इसका कंजर्वेशन है वो स्टेट के लेवल पे किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो फिर नेशनल पार्क और सेंचुरीज में क्या डिफरेंस हो? नेशनल पार्क सर काफ़ी बड़ा एरिया हो सकता है, जबकि सेंचुरीज है वो छोटे एरिया में भी हो सकती है। जैसे ताल छापर नेशनल पार्क बड़ा हो सकता है, सेंचुरी बड़ी हो सकती है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, आपने बताया कि ताल छापर आपके अभ्यारण्य भी है, क्या चूरू में ऐसे कोई खारे पानी की भी झील है? जी सर, ताल छापर झील है स्वयं, और एक पड़ियारा झील है। पणिहारी? पणिहारा जी। अच्छा, दो झील हैं, एक पलाया झील होती है, एक रण होती है। जी। तो पलाया क्या होता है? पलाया सर जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। मुख्यतः जो धोरे होते हैं हमारे मिट्टी के अंदर, उनके बीच में जो झाड़ियाँ होती है उनके बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पलाया झीलों का निर्माण होता है। और जो ये आपने बताया नाड़ा, नहीं सॉरी सर, आप शब्द बता सकते हैं वो आपने? मैंने आपसे पूछा पलाया और रण। जी। तो पलाया आपने जैसलमेर की झील बता दी। जी। अब आप बता, मैं पूछ रहा हूँ फिर रण के बारे में। रण क्या होता है? रण सर दलदली भूमि होती है जो मरुस्थल के अंदर जो हमारी मिट्टी है, ताल जिन्हें हम बोलते हैं लोकल भाषा में, उनके अंदर जो मिट्टी होती है वो वर्षा क्या के ताल छापर को रण कह सकते हैं? जी सर, ताल छापर झील को हम रण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सर दलदली परिस्थितियों का निर्माण होता है। जब बारिश होती है तो वहाँ पर वो मिट्टी है वो चिपक कर दलदली हो जाती है। चूरू फसल उत्पादन में राजस्थान के अंदर किसी भी फसल में प्रथम स्थान रखता है? नहीं सर। खनिज उत्पादन में? नहीं सर। आपने सुजानगढ़ से अपना डिग्री किया है। जी। अभी हाल फिलहाल बात चल रही थी, जब जिले निर्माण हो रहे थे, तो जिले निर्माण के अंदर जब 50 जिलों का निर्माण हुआ था, उस दौरान सुजानगढ़ को भी जिला बनाने की बात थी। जी। आपके हिसाब से अगर सुजानगढ़ जिला बनता तो आपके लिए क्या अच्छा होता या क्या बुरा होता? सबसे पहले सर जो अच्छा की बात की जाए तो एक तो हमारी चूरू से दूरी बहुत ज़्यादा है जियोग्राफिकली, तो हमारा जैसे जयपुर और चूरू हमारे लिए बराबर पड़ते हैं, तो हमारे लिए वो आसान हो जाता अगर वो हमारे पास में हो जाता। दूसरा सर, जब सुजानगढ़ जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से चूरू के अंदर सबसे बड़ा शहर है सर। अगर तहसील वाइज देखा जाए तो वो अगर हो जाता तो वहाँ पर हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, एक भूगोल क्रमबद्ध भूगोल होता है, एक प्रादेशिक भूगोल होता है। जी सर। क्रमबद्ध भूगोल का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध भूगोल का मतलब सर, अगर जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे जियोग्राफिकली जो टाइम है जीएमटी के हिसाब से बांटे गए हैं, उनके हिसाब से, जैसे पहले प्लीस्टोसीन काल है या उसके बाद में जो अलग अलग काल है वो। और प्रादेशिक सर, जैसे हिमालय का विभाजन किया गया प्रादेशिक, कश्मीर है, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, इस तरह से। चलिए सर। प्रकाश जी, आप चूरू से हैं? जी सर। तो मुझे ये बताइए कि चूरू के वर्तमान जिला कलेक्टर कौन है? सॉरी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। राजस्थान के सीएस कौन है? सुधांश पंत सर। आईजी सर? जी। आईजी सर? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता है। चूरू में उपखंड कितने हैं? 7 उपखंड। आपकी हॉबी है वेब सीरीज देखना। जी। आपने पंचायत का जिक्र किया थोड़ी देर पहले। जी। आप अपनी ग्राम पंचायत जो है उसमें और वो पंचायत जो वेब सीरीज में दिखाएगी उसमें क्या परिवर्तन पाते हैं, अंतर क्या है? एक तो सर जो उसमें पंचायत वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि मुखिया की भूमिका है वो महिला की जगह उनके पति ज़्यादा निभा रहे थे। तो क्या वर्तमान में अपने राजस्थान में भी ये अपने को प्रधान पति, सरपंच पति ये सब सुनने को मिलते हैं? ऐसा क्यों है अभी भी? ये प्रॉब्लम है सर, लेकिन इतनी वाइड रेंज पे नहीं है जितना अभी भी सुनने को मिलता है। ये काफ़ी कम हो गई है अब जैसे अगर देखा जाए रिफॉर्म्स हो रहे हैं लगातार, और जो हमारी महिलाएं हैं वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी एजुकेशन के बाद में आगे आ रही है, अब इतना नहीं है। दूसरा अंतर सर, पंचायत वेब सीरीज के अंदर जो सचिव है उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है, जबकि इतनी भूमिकाएं हमारे पंचायत लेवल में हमें इतने देखने को मिलती नहीं है। किसकी होती है फिर? ज़्यादा सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पर। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो हमारे सरपंच हैं उनके द्वारा ज़्यादा कार्य करवाए जाते हैं, जबकि उसमें सचिव को ज़्यादा। प्रशासनिक कार्य तो शायद वीडियो और पटवारी वो करते होंगे। नहीं सर, वीडियो जी करते हैं, लेकिन पंचायत के अंदर जो फोकस है वो मैं ज़्यादा सचिव जी के ऊपर किया गया, जबकि इतना ग्राउंड रियलिटी इतनी ज़्यादा है नहीं। अच्छा जी, और कोई अंतर? सर अभी फिलहाल तो मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। आपने हिस्ट्री से एमए भी किया है? जी सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें शासक की क्या भूमिका हुआ करते थे?
सर शासक के कोई प्रमाण जो है वो प्रमाण मिले नहीं है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। पर अगर देखा जाए जैसे पुरोहित राजा का एक जिक्र मिलता है, अनुमान लगाया गया, उसके आधार पर यह बताया गया है कि वो संभवतः जो धार्मिक अनुष्ठान थे उनके ऊपर कंट्रोल रखा करते थे। अच्छा जी, क्या आप बता सकते हैं कि जो भी भारत में प्रारंभिक स्थापित राज्य थे, जी सर। क्या वे सभी क्षत्रिय वर्ग के द्वारा स्थापित किए गए राज्य थे? सर लगभग क्षत्रिय वर्ग के द्वारा स्थापित किए गए थे, पर कुछ जैसे हमें मैगस्थनीज के द्वारा ऐसे विवरण मिलते हैं, जैसे मालवा के अंदर शूद्र वर्ग का शासन था। इसके अलावा जो कुछ और भी उनके द्वारा राज्यों का उल्लेख मिलता है जहाँ पर अलग अलग वर्णों के राज्य थे। अभी हाल ही में राजस्थान में एक योजना चल रही है, रास्ता खोलो अभियान, मतलब एक अभियान चलाया जा रहा है, जी जी। सुना आपने इसके बारे में? सर थोड़ी बहुत जानकारी है, शायद ये अतिक्रमण से संबंधित है, जो अतिक्रमण रास्तों के ऊपर हो रखे हैं। कौन से उनको रास्तों पे अतिक्रमण? जैसे खेत के रास्ते हैं और जो गांव के अंदर रास्ते हैं उनके ऊपर कुछ आगे बढ़ जाते हैं, जैसे घर लोग आगे बना लेते हैं, उनको अतिक्रमण को दूर करने के लिए। काशी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में बंगाल की स्थिति को देखते हुए जी जो घटनाक्रम अभी हाल ही में हुआ है, जी। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? सर राष्ट्रपति शासन तो इन स्थितियों में सटीक उत्तर नहीं होगा, मतलब संतुलित जवाब नहीं होगा। पर हाँ, वहाँ पर जो हिंसा है उसको कंट्रोल करने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने भी वहाँ पर अर्धसैनिक बलों मान को, लीजिए मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, तो आप क्या कदम उठाएंगे? सर अभी माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति कर दी है और जो हिंसा है उसको कंट्रोल में भी ले लिया गया है। हाल ही में सर वहाँ के जो राज्यपाल है वो भी वहाँ पर गए हैं और अन्य पार्टियाँ भी वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रही है, तो वही कदम होंगे सर। चूरू में चांदी के गोले चले एक बार, जी सर। सुना आपने ऐसा? जी। क्यों भाई? सर जो तोप चलाने के लिए जो लोहे के यूज होता था सर गोलों को बनाने के लिए, वो समाप्त हो गया था। तो वहाँ लोहा पर समाप्त हो गया था? हाँ, लोहा समाप्त हो गया था, जिसके बाद में सर जो बारूद थी उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए चांदी वहाँ के जो भगवान दास जी बागला थे, शेठ थे, उन्होंने दान की थी। किस समय किसका आक्रमण था, क्या घटनाक्रम था ये सर बीकानेर का अटैक था और शिवजी सिंह जी उस समय हमारे सामंत थे। चलिए, चूरू का जैन परंपरा से कुछ संबंध बता सकते हैं आप? जी सर, सरदार शहर जैन परंपरा का बड़ा केंद्र है। सुजानगढ़ के अंदर सर जैन परंपरा के अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में जैन विश्व भारती जो केंद्र है वो भी सुजानगढ़ के पास लाड़नू में स्थित है। क्या था ये अणुव्रत आंदोलन? इसमें सर जो जैन परंपराएं थी उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में जो सहिष्णुता है या अहिंसा है, इन संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए अणुव्रत आंदोलन चलाया गया। किसने चलाया? ये सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर, आचार्य तुलसी के द्वारा शुरू किया गया था। अपने राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, जीरो जीवरो बेरी, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर जीरे की जो फसल होती है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जीरे की जो फसल होती है उसके ऊपर जो माउट है उसका असर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाती है काफ़ी बार। उसकी वजह से उसे कहा जाता है कि जीरो जीरो बेरी। मावट क्या होती है? माउट सर पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाली हवाओं के कारण जो शीत ऋतु होती है दिसंबर से मार्च के बीच में, उसमें आने वाली वर्षा है जो लगभग 10% हमारे यहाँ पर योगदान देती है। चलिए प्रकाश जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि अभी हाल ही में ऐसी खबरें थी कि नेपाल में राजाशाही के समर्थन में आंदोलन चलाया गया। जी सर। अगर वहाँ पर राजाशाही शासन की वापस स्थापना होती है तो भारत और नेपाल के रिश्तों को आप किस प्रकार देखते हैं? भारत और नेपाल के रिश्ते सर जब से माओवादी गुटों की सरकार आई है 2015 से, के पी शर्मा ओली की उनकी, उसके बाद में थोड़े बहुत भारत से खटास उनकी रही है, क्योंकि उनका चीन की तरफ झुकाव देखा जाता है। तो अगर वापस राजशाही आ जाती है, जो कि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की काफ़ी बड़ी सपोर्टिव बेस है और आरएसएस का भी उसके पीछे काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है वहाँ पर ग्राउंड के अंदर, तो अगर वो आ जाते हैं तो कुछ भारत के लिए इसमें संकेत अच्छे हो सकते हैं। बाकी डेमोक्रेसी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता सर वो हो सकता है अच्छा। आपने माओवाद का जिक्र किया, जी सर। ये माओवाद की समस्या क्या है? माओवाद की सर समस्या जो चाइना थी, चाइना से शुरू हुई थी सबसे पहले। माओ से जेतुंग ने वहाँ पे जब 1950 के अंदर चाइनीज रेवोल्यूशन शुरू किया था। ये हिंसक क्रांति का समर्थन करते हैं, किसानों की क्रांति का समर्थन करते हैं। उसके बाद में ये विचारधारा सर म्यांमार के थ्रू और अन्य देशों के थ्रू ये हमारे जो ईस्टर्न पार्ट है इसके अंदर ये फैल गई थी, जैसे छत्तीसगढ़ है इसके अंदर, तो वहाँ पर भी ये माओवादी आंदोलन देखने को मिला था। तो माओवाद नक्सलवाद एक ही है या दोनों में कुछ विभिन्नता है? नक्सलिज्म सर से ज़्यादा रेडिकल है और इसमें किसानों के अलावा मजदूर भी नक्सलिज्म में योगदान दे सकते हैं, जबकि माओवाद ज़्यादातर किसान क्रांति का समर्थन करते हैं। अच्छा, ये बताइए सीरिया में गृह युद्ध के क्या कारण देखते हैं आप? सीरिया सर एक तो रशिया और जो यूएसए है इनके बीच में एक बफर जोन की तरह क्रिएट हो गया और ईरान भी अपना कंट्रोल है वो वहाँ पर उस क्षेत्र में चाहता है। इसके अलावा सर टर्की के भी अपने हित है, कुर्दिश जो वहाँ पर अटैकर्स हैं उनके भी अपने हित है। इसके अलावा आईएस ने भी काफ़ी समय पहले सीरिया के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट किया था और शिया और सुन्नी क्लेश भी वहाँ पर देखने को मिलता है। और असद सरकार जो थी, जो काफ़ी पहले
उन्होंने भी सर उनके भी वहाँ पर अल्पसंख्यक है उनका समुदाय, उन्होंने शासन किया, इसलिए वहाँ पर भी ये क्लेशेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रशिया यूक्रेन के बीच में संघर्ष क्यों समाप्त नहीं हो पा रहा है? सर रशिया और यूक्रेन, एक तो रशिया की सर महत्वाकांक्षा की नीति है, वो चाहता है कि यूएसएसआर की तरह उसका जो सपना है वो वापस पूरा हो जाए। दूसरा सर जो नेटो है वो यूक्रेन के ऊपर नेटो को शामिल करके जो बफर जोन है उसको खत्म करना चाहता है, इसलिए रशिया इस तरह से ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है। तीसरा सर 2014 के अंदर जब क्रीमिया पर अटैक किया था रशिया ने, तब पश्चिम की तरफ से ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद में रशिया का हौसला इसके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ऊपर से सर यूएसए है वो भी अब जिस तरह से ट्रम्प सरकार आई है वो अग्रेशन है वो ज़्यादा यूक्रेन पे दिखा रहे हैं न कि रशिया के ऊपर, इसलिए रशिया को इससे भी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। अभी ट्रम्प टैरिफ बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जी सर। क्या है ये ट्रम्प टैरिफ? सर टैरिफ जो निर्यात होते हैं दूसरे देशों के किसी अन्य देश में, उन निर्यातों के ऊपर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त टैक्स होता है जो ट्रम्प सरकार के द्वारा सभी देशों पे अभी हाल ही में इम्पोज किए गए थे। उसके बाद में 10% की बेस लाइन लगा दी गई है और चाइना के ऊपर अभी ये 245% लगाकर एक तरीके से उनका मानना है कि इससे व्यापार को संतुलन किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेड डिफिसिट उनका बहुत ज़्यादा है अन्य देशों के साथ, इसलिए ये लगाई गई। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय विदेश नीति के समक्ष अमेरिका को लेकर नवीन चुनौतियां क्या उत्पन्न हुई है? सबसे बड़ी चुनौती सर व्यापार को लेकर है, जिसके ऊपर हम ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। हाल ही में सर आने वाले दिनों में जेडी वेंस भी यहाँ पर आने वाले हैं इसके लिए। और दूसरी चुनौती सर जो है वो मतलब जैसे यूएसए है उसने यूएस एड के अंदर काफ़ी कटौती कर दी है, मानवीय जो उसकी राहत पहुँचाने वाली जो संस्थाएँ थी उनके अंदर कटौती कर दी है। तो ये भी एक चुनौती बन सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर सर स्कूलों के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ में होता था। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार का वितरण हुआ है जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यह साहित्य के क्षेत्र में शायद दिया जाता है। किसे प्रदान किया गया अभी? सॉरी सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। रिकॉल नाम नहीं कर पा रहा। राजस्थान में एकमुश्त समझौता किससे संबंधित है? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी। चलिए, राजस्थान की कोई ऐसी 2 प्रथाएं वर्तमान में जो विद्यमान और जिसे आप समाप्त करना चाहते हो? एक सर घूंघट प्रथा है अभी भी जो पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी देखने को मिलती है। एक सर दहेज प्रथा अभी भी कुछ है जगहों पर लागू है, और एक सर दहेज प्रथा भी अभी राजस्थान में है, अभी विद्यमान है जी। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कमिंग सर। आइए बगैर जी, बैठिए। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? ठीक लगा सर, पर जानकारी अभी भी नॉलेज के लेवल पे कम है सर। मैंने राजस्थान की स्कीम्स का रिवीजन नहीं किया था ढंग से, और जो वेब सीरीज़ का पोर्शन है उसके ऊपर भी ज़्यादा काम नहीं किया। मेंस की तैयारी के चक्कर में सर मैंने इस पे ज़्यादा इंटरव्यू पे ज़्यादा गौर नहीं किया। तो ये डीएफ की जो जानकारी थी उसके अंदर मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। देखिए प्रकाश जी, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है जी। जो 2-3 चीज़ हमने महसूस की उस पर आप थोड़ा वर्क कीजिएगा। एक तो करंट अफेयर्स, थैंक यू। आपको नेशनल लेवल का और राजस्थान लेवल का दोनों अच्छा होना चाहिए जी। जो भी करंट से सवाल पूछे गए, न तो आपको प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा याद है, राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी नहीं है ना, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। अभी आपकी इंटरव्यू डेट थोड़ी ना आई है ना, तभी तो आपके पास पर्याप्त समय है जी सर। तो जो भी 10 साल भर का करंट है आपने मेंस में पढ़ ही रखा है जी सर। तो जो नवीन घटनाक्रम है, नवीन योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। जी सर। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आप जो बीच बीच में शब्दों का प्रयोग करते हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिएगा जिससे लगे आपको कि उसके ऊपर मुझे जानकारी है। तो जैसे आप शब्द का प्रयोग करोगे माओवाद, जैसे आप शब्द दोगे आतंकवाद, तो तुरंत आपसे वापस उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जी। तो आप इन शब्दों का थोड़ा सा चयन में ध्यान रखिएगा कि मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा ताकि जानबूझकर फिर आपसे उन्हीं से सवाल पूछे जाए और उनको लेकर पहले ही क्या रहना, तैयार रहना। जी। तीसरा, थोड़ा सा शर्ट की ड्रेसिंग सेंस आप अपनी थोड़ी ठीक कर लेना, उस दिन प्रेस वगैरह करके जाना है ना, जैसे नीचे जो निकल थोड़ा बाइक पे आया था इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब उस दिन थोड़ा सा और वो सहज कर लेना जी। और जिस मेंबर से आप बात कर रहे हो तो आपका लगातार उधर ही देख रहे हो, देखना उधर ही है, लेकिन रह के थोड़ा सा जैसे कि बाकी मेंबर्स को भी एक बार ये नहीं लगे कि एकदम वो ऑड कर रहे हैं। जी। आपने जैसे एक आध बार प्रयास किया लेकिन जैसे पूरा सेंट्रलाइजेशन आपका उन्हीं पर ही था। जी। तो थोड़ा सा हम आँख दाएं बाएं भी देख लें, जवाब आपको उन्हीं को ही देना है। बाकी बहुत अच्छा पोस्चर आपका, सिटिंग पोर्शन अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। कुछ आपको पूछ रहा हूँ हम सबसे? जी सर, यही पूछना था कि एक तो सब बीच में मेंस आ गया है, इसकी वजह से सर इंटरव्यू को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो डेफ के लेवल पे करेंगे सर अभी, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ नहीं, जो सुर्खियों में है जी वो चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। जैसे सुर्खियों में राजस्थान सरकार की योजनाएं, आपने बीएड कर रखी है, मैंने शिक्षा को लेकर पूछा तो आपको शिक्षा की कोई करंट की योजनाएं हैं उन्हें आपको अपने आंसर में प्रयोग करना चाहिए।
या मैंने आपसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री की यात्राएं पूछी तो आपको आइडिया नहीं था। तो जो इस तरह की बातें हैं उन्हीं को, बहुत डेप्थ नहीं जाना आपको, बस जानकारी होनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ओके है ना। बाकी आपका सब अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे आपकी इंटरव्यू डेट आती है, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।